नमस्कार विद्यार्थी। आज नाट्य शास्त्र का दूसरा अध्याय जो कि हमारे पाठ्यक्रम में मोस्ट ऑफ प्रतियोगिता परीक्षा होता है, उस नाट्य शास्त्र के दूसरे अध्याय के बारे में आज पढ़ेंगे और उन सारे श्लोकों जो हमारे नाट्य शास्त्र के दूसरे अध्याय में हैं, उन सारे श्लोकों को पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में नाट्य शास्त्र का पहला अध्याय हमने पढ़ा था, नाट्य शास्त्र का सामान्य परिचय हमने पढ़ा था कि इसमें कितने अध्याय हैं, इसको क्या-क्या अपर नाम से जाना जाता है और नाट्य शास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है? और इसका रचना करने वाले कौन थे, 4 वृत्तियां कौन सी हैं, 3 वृत्तियों का प्रयोग जो है वह भरत मुनि ने किया और एक केशी की वृत्ति है, उस केशी की वृत्ति निर्माण जो है वह ब्रह्मा जी ने किया था और ब्रह्मा जी ने केशी की वृत्ति उसके मंचन के लिए 24 अप्सराओं को बनाया, जिसके द्वारा उस केशी की का अच्छी प्रकार से प्रयोग किया गया और इन सारी वृत्तियों का स्वरूप आदि हम क्लासों में देख लिया था। तो आज की क्लास में आइए अपन प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास जो दूसरा अध्याय है, उस दूसरे अध्याय को प्रारंभ करते हैं। दूसरा अध्याय जो है नाट्य शास्त्र का जो दूसरा अध्याय है, उस अध्याय का जो नाम है वह है नाट्य मंडप। क्या नाम है? नाट्य मंडप। अपन प्रारंभ में सामान्य जानकारियां हैं वो देख लेते हैं। नाट्य मंडप को आकार के आधार पर और दूसरा माप के आधार पर, इन दोनों आधारों पर बांटा गया है। आकार के आधार पर 3 प्रकार से बांटा है। एक तो है विकृष्ट, दूसरा है चतुरस्त्र और तीसरा जो प्रकार है वह है त्रयस्त्र। इसको आयताकृति कहते हैं, इसको वर्गाकृति कहते हैं, को जो कहते हैं वह कहते हैं त्रिभुजाकृति। इस प्रकार से नाट्य मंडप का आकार के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। माप के आधार पर इसको भी 3 भागों में बांटा है। एक तो है ज्येष्ठ, दूसरा है मध्यम और तीसरा जो प्रकार है वह है कनीय। कनीय को दूसरा नाम जो है वह अवर, नाट्य मंडप भी कहते हैं। इस प्रकार से 3 आकार के आधार पर, 3 माप के आधार पर, तो 3 इंटू 3 इनका गुणा करने पर ये नाट्य मंडप कितने प्रकार के हो जाते हैं? 9 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। अब ये 9 प्रकार के जो नाट्य मंडप हैं, इनके माप का आधार 2 प्रकार का बताया गया है। एक तो इनके माप का आधार जो होता है वह होता है दंडात्मक। क्या होता है? दंडात्मक। दूसरा जो इनके माप का आधार होता है वह है हस्तात्मक। ठीक है, ये 2 प्रकार से इनके माप का आधार है। तो 9 प्रकार के ये नाट्य मंडप हो गए और उनका दंडात्मक और हस्तात्मक जो माप के आधार हैं, उसके आधार पर ये जो नाट्य मंडप है वह कितने प्रकार के हो जाते हैं? कुल मिलाकर के कितने भेद हैं? तो नाट्य मंडप की कुल मिलाकर के जो है वह 18 है। ये चार्ट नाट्य मंडप का आपको समझ में आ गया होगा। नाट्य मंडप जो है, इसकी रचना करने वाले जो है वह कौन है? तो इसकी रचना करने वाले जो है वह है विश्वकर्मा। कौन है? विश्वकर्मा, जिन्होंने नाट्य मंडप में जब विघ्न उपस्थित हो रहे थे असुरों के द्वारा, तब ब्रह्मा जी के आदेश पर इन्होंने बहुत जल्दी सर्व लक्षणों से संपन्न नाट्य मंडप को इन्होंने बनाया था। तो ये इस प्रकार से जो नाट्य मंडप है उसके कुल मिलाकर के कितने भेद हो जाते हैं? 18 भेद हो जाते हैं। और इस नाट्य शास्त्र का दूसरा जो अध्याय है, उस अध्याय का जो नाम है वह नाम है नाट्य मंडप। और जो पहला अध्याय था, उस पहले अध्याय का जो नाम था वह था नाट्योत्पत्ति। क्या था? नाट्योत्पत्ति। अब इसमें
किस किस चीजों का वर्णन है? तो 3 प्रकार के जो विकृष्ट, चतुरस्र, त्रयस्थ, इन 3 प्रकार के जो नाट्य है, नाट्य मंडप है, इनके आकार, प्रकार, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, इन सारी चीजों का वर्णन इसमें किया गया है। ज्येष्ठ नाट्य मंडप है वह किसके लिए है? तो देवताओं के लिए है, देवताओं के लिए है। मध्यम नाट्य मंडप जो है वह राजाओं के लिए है, और अवर और कनीय जो नाट्य मंडप है वह प्रजाजन के लिए। ये तीनों अलग अलग रूप से इन्होंने डिफाइन कर रखा है। और इसमें भी जो ज्येष्ठ नाट्य मंडप है, उस ज्येष्ठ नाट्य मंडप का जो माप है वह है 108 हाथ। ठीक है। इसके बाद मध्यम नाट्य मंडप है, उसका आप माप होता है 64 हाथ, और अवर जो कनीय नाट्य मंडप है उसका परिमाण जो होता है वह 32 हाथ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट खींच लें इसका और अपने पास रख लें। हो सकता है इस चार्ट में से ही बहुत से क्वेश्चन आ जाएंगे, और सारा सार जो दूसरे अध्याय का है वह इसी में है। तो ज्येष्ठ, मध्यम मध्यम कनीय, देवता, राजा और प्रजाजन के लिए है, और 108 हाथ, 64 हाथ और 32 हाथ। इन सारी नाट्य मंडपों में सबसे अच्छा नाट्य मंडप कौन सा है? तो मध्यम जो नाट्य मंडप है ये वाला, यह सबसे अच्छा और श्रेष्ठ नाट्य मंडप कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इस नाट्य मंडप के अंदर जो पढ़ा जाता है या जो गाया जाता है, उसको जो श्रोता लोग हैं वह सुखपूर्वक अच्छी प्रकार से सुन सकते हैं। इसलिए इस नाट्य मंडप को, मध्यम नाट्य मंडप को श्रेष्ठ कहा गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये नाट्य मंडप से संबंधित कुछ बातें हुई। अब नाट्य मंडप ये जो है, इसके मापन करने के लिए आचार्य भरत मुनि ने कुछ परिमाण भी बताए हैं। अणुरजश्च बालाश्च लिक्षा युका यवस्तथा। क्या बताया है? तो कहा है, इंपॉर्टेंट है ये, अणुरजश्च बालश्च युका यवस्तथा। अणुरजश्च बालश्च युका लिक्षा लिक्षा युका यवस्तथा। लिक्षा युका यवस्तथा अंगुलम च तथा हस्तो अंगुलम च तथा हस्तो दंडश्चैव प्रकीर्तिताः। ये इस प्रकार से नाट्य मंडप के माप के आधार बताए हैं भरत मुनि ने। और उसमें क्या होता है? तो 8 अणु बराबर तो एक रज होता है, 8 अणु बराबर एक रज, 8 रज बराबर जो होता है वह होता है एक बाल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। 8 रज बराबर होता है एक बाल, और 8 बाल बराबर होता है एक लिख। क्या होता है? एक लिख। और इसके बाद 8 लिख बराबर, 8 लिख बराबर जो होता है वह होता है एक जू। ठीक है। और 8 जू बराबर जो होता है वह होता है एक तो, या फिर यौ, वह होता है। और इसके बाद 8 जो बराबर जो होता है वह एक अंगुल होता है, और 24 अंगुल, और जो होता है वह होता है 24 अंगुल का एक हाथ होता है। ठीक है। और 4 हाथ का एक दंड होता है। इस प्रकार से ये नाट्य मंडप को मापने की कुछ इकाइयां भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के की है। इन सारी चीजों को आइए हम श्लोकों के माध्यम से पढ़ते हैं, एक एक श्लोक का अर्थ, और उस अर्थ का और क्वेश्चन संभावित कौन कौन से बन सकते हैं, इन सारी चीजों को आज अपन देखते हैं। चलिए।
दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में आत्रेय आदि जो मुनि हैं वह पहले अध्याय में संपूर्ण और नाट्योत्पत्ति के बारे में जान करके फिर कहते हैं आत्रेय आदि मुनि भरत मुनि से कि हे भरत मुनि, आप इस नाट्य मंडप की पूजन आदि का जो विधान है, इसके आकार प्रकार का जो विधान है, उसके बारे में आप हमें बताइए, क्योंकि हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। इस प्रकार से वह वहां पर निवेदन करते हैं। तब वह जो भरत मुनि है वह कहते हैं कि विक्रष्ट चतुरस्त्रश्च त्रयस्त्रश्चैव तु मंडपम त्रिशाम त्रीणि प्रमाणानि ज्येष्ठम मध्यम तथावरम। जो इससे पहले अपन ने इंडेक्स में पढ़ा था वही चीज है कि विश्वकर्मा जो थे, भरत मुनि जो है, अब इनके परिमाण के बारे में बता रहे हैं, इनके परिमाप के बारे में बता रहे हैं कि विक्रष्ट चतुरस्त्र त्रयस्त्र, विक्रष्ट चतुरस्त्र त्रयश्चैव तु मंडपम। जो मंडप होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, विक्रष्ट आयताकार, चतुरस्त्र वर्गाकार, त्रयश्च त्रिभुजाकार। इस प्रकार से मंडप होते हैं। और तेषाम उन तीनों मंडलों के तीन ही प्रमाणानि, तीन प्रकार से प्रमाण होते हैं, मापने के परिमाण होते हैं, और उसके आधार पर वह तीनों मंडप ज्येष्ठ, मध्यम और अवरम, वह तीनों विक्रष्ट चतुरस्त्र और त्रयस्थ जो मंडप है वह तीन प्रकार के होते हैं। तो विक्रष्ट ज्येष्ठ भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है और अवर भी हो सकता है। इस प्रकार से जो नाट्य मंडप के वह भेद कितने हो गए, यहां पर 9 हो गए, 3 इंटू 3। तो इस प्रकार से 9 भेद हो गए। फिर कहते हैं इनके परिमाण बताते हैं, इनका माप क्या होता है। तो अष्टाधिकम शतम ज्येष्ठम चतुष्षष्टि तु मध्यमम कनीयस्तु तथा वेश्म हस्ताद्वात्रिंशदिष्यति। अब बताते हैं कि ज्येष्ठ मंडप, ये जो ज्येष्ठ मंडप है वह अष्ट अधिकम शतम, अर्थात इसका जो परिमाण होता है वह होता है 108 हाथ। इसके बाद चतुष्षष्टि तु मध्यमम, जो मध्यम नाम का नाट्य मंडप है वह उसका जो परिमाण होता है वह चतुष्षष्टि अर्थात 64 हाथ होता है। और इसके बाद कनीय माने जो अवर है, जो अधम है, उस ज्येष्ठ वेश्म यानी नाट्य मंडप का जो आकार परिमाण होता है वह द्वात्रिंशद इष्यति, का जो परिमाण होता है हाथ होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर कि विक्रष्ट चतुरस्त्र त्रयस्थ तीन नाट्य मंडप, फिर उनका प्रमाण जो है वह ज्येष्ठ के आधार पर ज्येष्ठ, मध्यम, अवर के रूप में बांटा गया है। फिर इन तीनों का जो माप है वह 108 हाथ तो ज्येष्ठ मंडप होता है, 64 हाथ है वह मध्यम नाम का नाट्य मंडप होता है, और जो अधम नाट्य मंडप होता है कनीय जिसको कहा गया है वह उसका जो परिमाण है वह 32 हाथ होता है। ठीक है, अब इनका प्रयोग कौन कौन करता है, किसके लिए ये बने हुए हैं। तो अगला श्लोक कहते हैं देवानाम तु भवेत् ज्येष्ठम नृपाणाम मध्यमम भवेत् शेषाणा प्रकृति नाम तु कनीयः संविधीयते। अब कहते हैं कि ज्येष्ठम देवानाम तु भवेत्, तो ज्येष्ठ नाट्य मंडप है वह देवताओं के लिए है। इसके बाद मध्यमम नृपाणाम भवेत्, और जो मध्यम नाट्य मंडप है वह नृपाणाम राजाओं के लिए है। और क्या है, तो शेषाणाम प्रकृति नाम तू, शेष जो बचे हुए प्रजाजन आदि हैं उन शेष प्रजाजनों के लिए कनीय संविधीयते, कनीय माने जो अवर नाम का, अधम नाम का जो नाट्य मंडप है उसकी संविधीयते विधान किया गया है या उसकी रचना की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों श्लोक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 3 प्रकार के नाट्य मंडप, उनका प्रमाण माप के आधार पर 3 प्रकार, उनके तीनों के क्या माप हैं ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ में ये किन के लिए हैं ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अब इन नाट्य मंडपों में सबसे श्रेष्ठ नाट्य मंडप कौन सा है। तो कहा गया है प्रेक्षाग्रहाणाम सर्वेशाम प्रशस्तः मध्यमम स्मृतम, सर्वेशाम प्रेक्षाग्रहाणाम मध्यमम प्रशस्तः स्मृतः, अर्थात समस्त प्रेक्षागृहों में जो मध्यम नाट्य मंडप है वह प्रशस्त माने श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, तो तत्र पाठ्यम च गेयम च सुख श्राव्यतरम भवेत्, अर्थात वहां पर जो पाठ्यम जो पाठ बोला जाता है, गेयम या जो गीत गाए जाते हैं नाट्य मंडप में
वह सुख बहुत अच्छी प्रकार से श्राव्यतरम भवेत्, उसको हम बहुत अच्छी प्रकार से सुखपूर्वक सुन सकते हैं। इसलिए जो मध्यम नाट्य मंडप है वह बहुत ही श्रेष्ठ है। हो सकता है परीक्षा में ये रिक्त स्थान में पूछ ले, परीक्षा ग्रहणम सर्वेशम प्रशस्त डैश 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 स्मृतम रिक्त स्थानम पूरयत, वहां पर 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि चार चार रिक्त स्थान आ जाएंगे। तो हमें उस समय ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ज्येष्ठ आएगा, मध्यम आएगा, अवर आएगा या फिर कोई और ऑप्शन आ सकता है। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए मध्यमम जो ऑप्शन है वह आता है। अब इन प्रेक्षागृहों के माप के जो परिमाण है जो नाट्यशास्त्र में कहे गए हैं वो बता रहे हैं कि अणुरजश्च बालश्च लिक्षायुकायवस्तथा अंगुलम च तथा हस्तु दंडश्चैव प्रकीर्तिते। इसमें से भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि 8 अणुओं के बराबर 8 अणु बराबर 1 रज होता है, इसके बाद 8 बाल रज बराबर 1 बाल होता है और 8 बालों के बराबर 1 लिक्ष जू होती है और 8 लिक्षाओं के बराबर क्या होता है, एक युक। ठीक है, तो 8 लिक्ष माने लिख होती है और 8 लिखों के बराबर एक जो होता है वह होता है जू होती है और 8 जुओं के बराबर जो होता है वह एक जो होता है और 8 जोओं के बराबर जो होता है वह एक अंगुल होता है और 24 अंगुल, कितने अंगुल, 24 अंगुलों के बराबर क्या होता है, एक हाथ होता है और 4 हाथ इंपॉर्टेंट है, 4 हाथ के बराबर जो होता है वह एक दंड होता है। ये चीज हमें याद होनी चाहिए, परीक्षा में पूछी आ सकती है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रेक्षागृह के माप के कुछ और भी परिमाण है, वह परिमाप है वह यहां पर बताए गए। अब यहां पर बताते हैं कि मर्त्य लोक जो मनुष्य लोक है उस मनुष्य लोक में जो नाट्य मंडप होगा उसका परिमाण क्या होगा। ठीक है, मर्त्य लोक जो मनुष्य लोक है इसमें नाट्य मंडप का परिमाण क्या होगा, तो कहते हैं चतुष्षष्टि करान कुर्यात् दीर्घत्वेन तु मंडपम वा त्रिंशेद तु विस्तारः मर्त्यानाम यो मर्त्यानाम यो भवेत। इह इह माने यहाँ पर जो मनुष्य लोक है उसमें जो नाट्य मंडप है वह चतुष्षष्टि करान कुर्यात् दीर्घत्वेन तु मंडपम, अर्थात 64 हाथ को 64 हाथ इसकी लंबाई और 32 हाथ इसकी जो होते हैं द्वात्रिंशत मने 32 हाथ तो विस्तार इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, अर्थात जो मर्त्यलोक में जो नाट्य मंडप होगा उसकी चौड़ाई दीर्घत्व मतलब चौड़ाई जो लंबाई जो होगी वह होगी 64 हाथ और जो इसकी चौड़ाई होगी वह होगी 32। इस प्रकार का यह नाट्य मंडप मर्त्य लोक के लिए ऐसा कहा गया है। और इसमें फिर बता रहे हैं कि इन सारी प्रेक्षागृहों में सबसे अच्छी प्रेक्षागृह क्यों है, तो प्रेक्षागृहाणाम सर्वेशाम तस्मान मध्यम मिष्यते। इन समस्त प्रेक्षागृहों में जो मध्यम प्रेक्षागृह है वह श्रेष्ठ है क्योंकि पाठ बोले जाते हैं और जो गीत गाए जाते हैं वह जो श्रोता होते हैं वह सुन सकते हैं, इसलिए जो प्रेक्षागृह है वह श्रेष्ठ है। इस प्रकार से नाट्य मंडप का निर्माण करना चाहिए। और फिर क्या होता है कि जहां पर नाट्य मंडप की रचना हो रही है वहां पर नाट्य मंडप की रचना जहां हो रही है वह भूमि कैसी होनी चाहिए, तो न तो उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए वह भूमि समतल होनी चाहिए, वहां पर हड्डी या फिर कोई खप्पर या इस तरह की जो अपशकुन वाली जो चीजें होती हैं वह नहीं होनी चाहिए। और इस तरह का भूमि का शोधन करके भूमि की परीक्षा करके करने के बाद वहां पर काली और भूरी मिट्टी जो होती है वह होनी चाहिए और उसके बाद नाट्य मंडप का जो निर्माण है वह प्रारंभ करना चाहिए। और उस नाट्य मंडप के निर्माण के लिए कौन से नक्षत्र शुभ हैं, तो कहा गया है कि तीनों उत्तरा अर्थात उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद
मृगशिरा, विशाखा, रेवती, हस्त, पुष्य, अनुराधा, ये नक्षत्र जो है वह नाट्यशाला के निर्माण में शुभ कहे गए हैं। ये नक्षत्र हमें पता न होने चाहिए, तीनों उत्तरा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद, और मृगशिरा, विशाखा, रेवती, हस्य, पुष्य, अनुराधा नक्षत्र जो हैं, इन नक्षत्रों में, शुभ नक्षत्रों में नाट्यशाला का निर्माण करना चाहिए। ऐसी बात यहां पर भरत मुनि ने कही है। फिर क्या कहा है कि इन नक्षत्रों में जब नाट्यशाला का निर्माण प्रारंभ करें तो सबसे पहले हमें एक सूत्र, मतलब एक रस्सी को ला करके उस भूमि का मापन आदि करना चाहिए। अब वो जो भूमि रस्सी है वह किसकी बनी होनी चाहिए? तो वह रस्सी जो है वह कार्पास, बलवज, वलकल या फिर पुंज की बनी होनी चाहिए। की बनी होनी चाहिए? कार्पास, बलवज, वलकल, मुंज, इनसे बनी हुई हुआ कोई सूत्र या धागा, उसका हमें प्रयोग उस नाट्यशाला की जो भूमि है उसके मापन में हमें करना चाहिए। लेकिन ये रस्सी ऐसी हो, ध्यान रहे, भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में एक ज्योतिष नाम का वेदांग है और अपने आप में ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही ज्यादा महत्व है। वही महत्व का प्रतिपादन यहाँ नाट्य शास्त्र में भी किया गया है। इसलिए कहा गया है कि जब भी नाट्य मंडप की भूमि का मापन करें उस समय जो रस्सी का प्रयोग करें वह कार्पास, बलवज, वलकल या मुंज की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये रस्सियां जो होती है वह अपने आप में मजबूत होती हैं और ऐसी मजबूत जो रस्सियां हैं उन रस्सियों के द्वारा पुष्य नक्षत्र में, कौन से नक्षत्र में? पुष्य नक्षत्र में उस रस्सी के द्वारा उस भूमि का मापन करना चाहिए। नाट्यशाला के निर्माण के लिए कौन से नक्षत्र शुभ हैं? तो तीनों उत्तरा, आषाढ़ा, तीनों उत्तरा, रेवती आदि जो हैं वह सारे शुभ हैं। और जब भूमि का मापन करें तब हमें कौन से नक्षत्र में करना है भूमि का मापन? तो हमें जो भूमि का मापन जो करना है वह पुष्य नक्षत्र में करना है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र योगे ही सूत्रम प्रसारित, जो रस्सी है उसको हमें वहां फैला करके उसका मापन करना है। और रस्सी ध्यान रहे कि कभी भी वह टूटनी नहीं चाहिए, न ही हाथ से छूटनी चाहिए जब उसका मापन कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको भारतीय वैदिक संस्कृति में या नाट्य शास्त्र में अपशकुन कहा है। और ऐसा होता है अगर जो रस्सी है उसको मापते समय अगर वह टूट जाती है तो वह किस भाग से टूट रही है उसके अनुसार उसका फल कहा गया है कि अर्ध छिन्ने भवेत् सूत्रे स्वामिनो मरण ध्रुवम त्रिभागा छिन्नया रज्ज्वा राष्ट्रकूटो भविष्यति। कहा गया है कि अर्ध छिन्ने भवेत् सूत्र स्वामिनो मरण ध्रुवम, अर्थात अगर रस्सी बीचों बीच में से टूटती है तो जो नाट्य का स्वामी है उस स्वामी की निश्चित मृत्यु हो जाती है। और त्रिभागा छिन्नया रज्ज्वा, और रस्सी तीसरे भाग से टूटती है तो राष्ट्र कोपो भविष्यति, तो देश पर कोई ना कोई कोप या समस्या या व्याधि आने वाली है, मतलब देश पर कोई ना कोई समस्या आने वाली है, यह इसका फल होता है। छिन्नायाम तो चतुर्भागे, और रस्सी के चौथे भाग से अगर वह रस्सी टूटती है तो प्रयुक्तो नाश उच्यते, तो जो प्रयोक्ता है, नाट्य के प्रयोक्ता माने जो नट आदि हैं उनका नाश या मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा गया है। और हस्तात प्रभ्रष्टया वापी, और रस्सी से मापते समय अगर दो लोग बस रस्सी को माप रहे हैं और एक के हाथ से अगर छूट जाए तो हस्तात प्रभ्रष्टया वापी, अगर हाथ से वह रस्सी छूट जाती है तब भी कश्चित अपचयो हो भवेत, तब भी कुछ हानि होने वाली होती है, तब भी कुछ न कुछ अपशकुन होता है। इस प्रकार से ये जो सूत्र को जब प्रसार करते हैं, उसका माप करते हैं, तब ये चीजें होती हैं, तो इसका फल ये होता है। हमें ध्यान रखना है, परीक्षा में यहां से प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि सूत्रे अर्ध छिन्ने भवेत,
क्या होता है उस समय? स्वामिनो मरणम, राष्ट्रकोपः, प्रयुक्तुर्नाशः, कश्चित्वपचयः। तो हमें पता होना चाहिए कि अर्धछिन्ने भवेत् सूत्रे स्वामिनो मरणद्वयम्। तो ये जो है वह इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है। कब रस्सी कहां से टूटे तो उसका फल क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। रस्सी जो है वह किसकी बनी होनी चाहिए? तो इनकी बनी होनी चाहिए। और रक्स से उस सूत्र का प्रसार कब करें, मापन कब करें भूमि का? तो पुष्य नक्षत्र के योग में हमें मापन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रेक्षाग्रह जो थे, जो प्रेक्षाग्रह थे, उन प्रेक्षाग्रह में जो विकृष्ट प्रेक्षाग्रह है उसके बारे में अब बताना प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं चतुष्षष्टि करान कृत्वा विदा कुर्यात् पुनश्चतान पृष्ठतो यो भवेत् भागो विदा भूतस्य तस्य तु तस्याद् अर्ध विभागेन तु रंग शीर्ष प्रकल्पयेत् पश्चिमे च विभागे तु नेपथ्य ग्रह मादिशेत पूर्व। ठीक है, अब ये जो है वह विकृष्ट प्रेक्षाग्रह का परिमाण के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले चतुष्षष्टि करान कृत्वा विदा कुर्यात् पुनश्चतान, सबसे पहले जो इसको अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं। कह रहे हैं चतुष्षष्टि करान कुर्यात्, क्या कह रहे हैं? चतुष्षष्टि करान कुर्यात्। वह कहते हैं कि जो नाट्य मंडप है, क्या है? नाट्य मंडप है, उसको क्या करना है हमें? तो सबसे पहले हमें उसको 64 हाथ, उसका जो प्रसार है वह क्या कर देना है, करना है। ये नाट्य मंडप का, ये सबसे पहले हमने इसको 2 भागों में बांट लिया, ठीक है। और चतुष्षष्टि करान कुर्यात् दीर्घत्वेन तु भारत नाट्य मंडपम, अब इसका 2 भागों में उसका विभाजन कर देना है। तो ये बीच में से इसका भाग कर दिया, ठीक है, 2 भागों से विभाग कर दिया। और फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इसको भी 2 भागों में बांट दो। क्या कर दीजिए? इसको भी 2 भागों में आप बांट दीजिए, ऐसा कहते हैं। ये जो बात कर रहे हैं वो विकृष्ट नाट्य मंडप की कर रहे हैं। अब इसमें से ये जो है, ये तो हो गया 32 हाथ हो गया। कितना हाथ हो गया? 32 हाथ हो गया। ये जो समस्त यहां जो हो गया, ये हो गया 64 हाथ हो गया। कितना हुआ? 64। ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो है उसको तो कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। और नेपथ्य का जो आकार है वह कितना हो गया? तो 32, तो इसकी 32 तो ऐसी चौड़ाई हो गई, और ये जो है वह यहां से यहां तक 32 हो गया, और 32 को फिर 2 भागों में बांटा तो 16 इंटू 32, ये तो जो हो गया वह नेपथ्य हो गया। फिर इसको जो है वह 2 भागों में फिर बांटना है, और ये जो कहलाएगा वह तो कहलाएगा रंग शीर्ष। क्या कहलाएगा? रंग शीर्ष। और ये जो कहलाएगा वह कहलाएगा रंगपीठ। और ये जो कहलाएगा, ये दर्शक दीर्घा, जो ये क्या है? दर्शक दीर्घा। और इसको कहते हैं प्रेक्षागृह, जहां पर आकर के लोग बैठते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो लोग बैठते हैं। अब ये रंगपीठ है, और रंगपीठ के यहां पर ये और ये बरामदे जैसे जिनका माप होता है 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, तो इसको जो कहते हैं वह कहते हैं मतवारणी। क्या कहते हैं? मतवारणी। और इसको भी कहेंगे मतवारणी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विभाग होता है वह विकृष्ट नाट्य मंडप का होता है। और इसमें नेपथ्य किसको कहते हैं आपको पता ही है। स्टेज पर पर्दे के पीछे का भाग, जहां पर पात्र आदि अपनी साज सज्जा करते हैं, तैयार होते हैं, उन सारी उस स्थान को जो कहते हैं वह नेपथ्य कहते हैं। और ये जो है रंगपीठ और रंगशीर्ष, ये जो है वह स्टेज का भाग होता है। स्टेज का जो पीछे का भाग होता है उसको तो कहते हैं रंगशीर्ष, और स्टेज का जो आगे का भाग होता है
उसको कहते हैं रंगपीठ। और रंगपीठ के दोनों तरफ 8x8 और 8x8 इस तरह का एक बरामदा होता है दोनों तरफ, जिसको कहते हैं मतवारिणी। और आपको ये चीज पता ही चल गई होगी कि ये यहां से लगा करके यहां तक जो है वह 32 हाथ है। फिर इसको दो भागों में बांटा तो ये 16 हाथ का हो गया, फिर ये 16 हाथ का हो गया, फिर इसको दो भागों में बांटा तो ये 8 हाथ हो गया, और ये फिर जो हो गया वह 8 हाथ। ठीक है, तो रंग शीर्ष जो होता है वह 8x32 का हो गया, रंग पीठ होता है वह पूरा जो होता है वह भी 8x32 का हो जाता है। फिर इनमें से मतवारिणी दोनों तरफ रंग पीठ से अलग अलग बनती है। इस प्रकार से यह विकृष्ट जो नाट्य मंडप है उसका परिमाण होता है। आइए जो श्लोक है उस श्लोक की तरफ अपन देखते हैं कि उन्होंने उस श्लोक में क्या कहा है। तो देखिए, चतुष्टि करान कृत्वा, 64 हाथ का जो नाट्य मंडप है वह बनाना है। विदा कुर्यात पुनश्चतान, और उसको फिर दो भागों में बांट देना है। और पृष्ठ तो यो भवित भागः, और पीछे का जो भाग है अपन ने ये जैसे बनाया था ना ये, तो इसको फिर ये दो भागों में बांटा। इसमें पृष्ठ तो यो भवित भागा, इसमें जो पीछे का भाग है उसको फिर द्विधा भूतस्य तस्यतु, और उसको फिर दो भागों में बांट दिया। तो ये फिर दो भागों में अपन ने बांट दिया। तस्याद अर्ध विभागेन तु रंग शीर्ष प्रकल्पयेत पश्चिमे, और फिर उसका जो तस्याद अर्ध विभागेन, इसका जो आधा भाग है को तो कहते हैं रंग शीर्ष। तस्याद अर्ध विभागेन तु रंग शीर्ष प्रकल्पयेत, इसको तो कहते हैं रंगपीठ, रंग शीर्ष। और पश्चिमे तु विभागे तु नेपथ्य अग्रमादिश, और इसका जो पश्चिम वाला भाग है ये, तो इसको तो कहते हैं, क्या कहते हैं, के जो कहते हैं वह कहेंगे नेपथ्य। क्या कहेंगे? नेपथ्य। ठीक है, इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ होता है कि हमें ऐसे ऐसे विकृष्ट जो प्रेक्षागृह है उसका विभाग चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब इस नाट्य मंडप का निर्माण हो जाता है तब निर्माण के समय हमें कि क्या करना चाहिए इन स्तंभों के। जब नाट्य मंडप का निर्माण होगा तब उस समय हमें विभिन्न अन्नों से युक्त बलि को देना होता है। तो किस दिशा में किस बलि को देना है? तो कहा है पूर्वीण शुक्ल अन्न युतो नील अन्न दक्षिणेच, अर्थात पूर्व दिशा में शुक्ल अन्न जो है, शुक्ल सफेद कलर के जो अन्न है उन अन्नों की बलि हमें देना है। इसके बाद दक्षिण दिशा में नील, जिन अन्नों का अन्न जो है सामग्री का रंग जो है वह नीला होता है, ऐसी सामग्री को वहां पर दान देना है। और पश्चिम दिशा में पीले कलर की जो अन्न सामग्री है उसका बलि ही दान देना है, बलि कर देनी है उसकी। और उत्तर दिशा में रक्त माने लाल कलर के जो अन्न है या लाल प्रकार कलर की जो सामग्री है उन सामग्री का वहां पर हमें देनी है। तो जब नाट्य मंडप का निर्माण करें तब उस निर्माण के समय हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके फिर उसकी पूर्व दिशा में सफेद कलर के जो अन्न है उसकी बलि देनी है। इसके बाद दक्षिण दिशा में नीले कलर के जो अन्न है उनकी बलि देनी है। पश्चिम में पित्त पीले कलर के अन्नों की बलि देनी है। और उत्तर दिशा में लाल कलर के जो अन्न है उनकी बलि देनी है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे याद कर लेना कि हमें कौन सी दिशा में किस अन्न की बलि नाट्य मंडप के निर्माण के समय देनी है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं कि जब ये नाट्य मंडप की रचना हो तब सबसे पहले फिर जो भित्ति कर्म आदि होने के बाद स्तंभों का निर्माण किया जाता है, स्तंभों को खड़ा किया जाता है। और उस स्तंभों के का जब को निर्माण किया जाता है और उस समय हमें जो मंगल वाद्य आदि हैं उन वाद्यों का प्रयोग करना चाहिए, उनका वादन करना चाहिए। और उन चारों स्तंभों का जो नाम है वह नाम है, एक तो है ब्राह्मण स्तंभ, दूसरा है क्षत्रिय स्तंभ, तीसरा जो स्तंभ है वह है वैश्य स्तंभ, और चौथा जो स्तंभ है वह है शूद्र स्तंभ। क्या है? इस प्रकार से चारों स्तंभों का नाम है। स्थापने ब्राह्मणेभ्यश्च दातव्यो घृतपायस
मधुस्पर्क मधुपर्कस तथा राज्ञे कर्तृभ्यश्च गुणोदन। जब इन स्तंभों की स्थापना हो, उससे पहले जब नाट्य मंडप का निर्माण हो रहा हो, उस समय हमें क्या करना है, तो ब्राह्मण जो है इनको तो कृत पायस माने घी से युक्त खीर देनी है, राज्ञे माने जो राजा आदि हैं इनको मधुपर्क देना है, और कर्तृभ्य जो नाट्य मंडप के जो निर्माण में जिनका बहुत अहम भूमिका है, जो कारीगर आदि हैं, कहने का मतलब उन्हें गुड़ोदनम गुड़ मिश्रित ओदन माने चावल देने हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना कि जब नाट्य मंडप का निर्माण हो रहा हो उस समय ब्राह्मणेभ्यो दातेभ्यो घृत पायसम, उस समय ब्राह्मणों को तो घी मिश्रित खीर देनी है, और राजाओं को मधुपर्क देना है, और कर्तृभ्य जो नाट्य मंडप के जो कर्ता हैं उनको गुड़ोदन गुड़ से मिश्रित ओदन देना है। ये सारी चीजें आपको इंडेक्स और नोट्स फॉर्मेट में हमारी जो टेस्ट हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टेस्ट एप्लीकेशन है, वहां पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर के इन सारी पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब कहते हैं कि 4 प्रकार के जो स्तंभ हैं, उन 4 प्रकार के स्तंभों का जब उनका जो खड़ा किया जाता है उस समय उनका पूजन कैसी करनी है, किस प्रकार की सामग्री से उनकी पूजन करनी है, और कौन सी दिशा में उन स्तंभों को खड़ा करना है, ये सारी चीजें अब आगे के श्लोक में बताते हैं। तो 4 स्तंभ जो हैं, एक तो है ब्राह्मण स्तंभ है, दूसरा जो स्तंभ है वह कौन सा है, क्षत्रिय स्तंभ है, वैश्य स्तंभ है, और शूद्र स्तंभ है। तो प्रथमे ब्राह्मणे स्तंभे सर्पिश सर्षव संस्कृते सर्व शुक्लो विधि कार्या दद्यात् पायसमेव च। अब कहते हैं कि प्रथम ब्राह्मण स्तंभे, प्रथम पहला जो ब्राह्मण स्तंभ है, उस ब्राह्मण स्तंभ का जब निर्माण हो रहा हो, उसकी उत्पत्ति जब हो रही हो, तब सर्पीश माने घी के द्वारा और सरसव माने सरसों, घी और सरसों के द्वारा उसका संस्कार करना चाहिए, और उस समय समस्त जो संस्कार हैं वह सर्व शुक्ल विधि कार्या, वह उस समय हमें समस्त सामग्री कैसी प्रयोग करनी है, तो शुक्ल श्वेत कलर की, सफेद कलर की सामग्री के द्वारा उस ब्राह्मण स्तंभ का हमें संस्कार करना चाहिए, और दद्यात् पायसमेव च, और उस समय हमें ब्राह्मण आदि को जो अच्छे लोग हैं उन्हें हमें पायस खीर को देना चाहिए, उन सारे लोगों को वहां पर जो उपस्थित हैं वो खीर आदि देनी चाहिए। और फिर क्षत्रिय स्तंभ की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, किस स्तंभ के निर्माण के समय हमें एक तो किस से उसका संस्कार करना है, और वो सामग्री कौन से कलर की हो सकती है, और उस समय हमें लोगों को क्या खिलाना है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ततश्च क्षत्रिय स्तंभे वस्त्र माल्यानुलेपनम सर्व रक्त प्रदाप्तव्यम द्विजेभ्य गुणोदनम। अब फिर कहते हैं कि इसके बाद क्षत्रिय स्तंभ को का निर्माण करना है, और उस क्षत्रिय स्तंभ को वस्त्र माला इन सभी से सुसज्जित करना है, और उस समय सर्व रक्त प्रदातव्यम, और उस समय जो उसकी सामग्री होगी उस स्तंभ के संस्कार की, वह सामग्री सर्व रक्त, वह कैसे कलर की होगी, रक्त कलर की होगी, लाल कलर की होगी, है ना, इसलिए। और फिर उस समय द्विजेभ्य गुणोदनम, जो ब्राह्मण आदि हैं उनको गुड़ और ओदन मतलब मीठे चावल जो हैं, गुड़ मिश्रित जो चावल हैं उनको खिलाना चाहिए। तो ये दो स्तंभों की बात हो गई, एक तो है ब्राह्मण स्तंभ, दूसरा जो स्तंभ है उसका नाम है क्षत्रिय स्तंभ, और यहाँ पर स्तंभ की जो संस्कार है वह सर्पिश सरसव संस्कृत होना चाहिए, और यहाँ वस्त्र माला आदि से लेपन होना चाहिए। यहाँ पर रक्त वर्ण की सामग्री है, और ब्राह्मण स्तंभ में शुक्ल वर्ण की है, और यहाँ पर गुणोदन देना है, और यहाँ पर ब्राह्मण स्तंभ के निर्माण के समय उसको जब खड़ा करें तब हमें समस्त व्यक्तियों को पायस देना है, ठीक है, खीर देनी है। चलिए अगला, वैश्य स्तंभे विधि कार्या दिग्भागे पश्चिमोत्तरे सर्व पित्तम प्रदातव्यम द्विजेभ्य कृतोदनम। ठीक है, अब कहते हैं कि वैश्य स्तंभे विधि कार्या, जब वैश्य स्तंभ की विधि की को किया जाता है तब कौन से भाग में उसका निर्माण करना है, तो पश्चिमोत्तरी, पश्चिम और उत्तर दोनों के बीच का जो स्थान है
वहां पर हमें वेश्य स्तंभ को स्थापित करना है और समस्त सामग्री जो है सर्वम पित्तम प्रदातव्यम, और समस्त सामग्री है वह पीले कलर की होनी चाहिए, और द्विजेभ्य ब्राह्मण आदि को घृतोदनम, घृत और उदत, घृतोदनम मतलब घी मिश्रित चावल को हमें खिलाना चाहिए, या दूध मिश्रित चावल को भी हमें खिलाना चाहिए। आगे है शुद्र स्तंभे विधि कार्या सम्यक पूर्वोत्तराश्रय, अर्थात शुद्र स्तंभ को पूर्वोत्तर दिशा जिसको कहते हैं, पूर्वोत्तर जिसको क्या कहते हैं, तो ईशान कोण जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ईशान कोण। तो उस पूर्वोत्तर दिशा में शुद्र स्तंभ की स्थापना करनी चाहिए, और वहां पर नील प्राय प्रयत्न, और उस समय नीले कलर की जो सामग्री है उसके द्वारा समस्त संस्कार होने चाहिए, और ब्राह्मण आदि जो हैं उनमें कृष्णा माने जो खिचड़ी है उस खिचड़ी को बांटना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से चारों स्तंभ जो हैं उन चारे स्तंभों की बात हो गई कि चारों स्तंभों को किस प्रकार से खड़ा करना है, और उस समय हमें क्या क्या बांटना है। और इसके स्तंभों की स्थापना के लिए जो मुहूर्त है वह है, एक तो है रोहिणी नक्षत्र, और दूसरा जो नक्षत्र है उसका नाम है, एक तो रोहिणी, दूसरा नक्षत्र है वह है श्रवण नक्षत्र। इन दोनों नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र हो तो इन रोहिणी और श्रवण नक्षत्र में इन स्तंभों को स्थापित करना चाहिए और इन स्तंभों का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, एक तो रोहिणी नक्षत्र या फिर श्रवण नक्षत्र, इस नक्षत्रों में। और इससे पहले अपन ने एक और पढ़ा था कि जब भी रस्सी को मापने का प्रयोग करें तो कौन से नक्षत्र में होना चाहिए, तो इसके लिए कहा है पुष्य नक्षत्र। कौन सा, पुष्य नक्षत्र में रस्सी का हमें प्रसार करना है, और रोहिणी और श्रवण नक्षत्र है उन नक्षत्रों में हमें स्तंभों को निर्माण प्रारंभ करना है। अब उन स्तंभों के उन स्तंभों का जब निर्माण चल रहा हो तब 3 प्रकार के दोष जो होते हैं उन दोषों के होने की संभावना होती है, और उन दोषों का नाम है, एक तो है चलन, एक तो है उस दोष में चलन, दूसरा दोष है वलन, तीसरा जो दोष है वह है कंपन। ये इंपॉर्टेंट है, चलन, वलन, कंपन, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। चलन माने वह जो स्तंभ होते हैं वह अचल होने चाहिए, किसी प्रकार से चलने वाले नहीं, मतलब हिलने नहीं चाहिए। वलन माने वह जो स्तंभ है वह सीधे होने चाहिए, वलन माने टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। और कंपन माने उन स्तंभों में किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये 3 दोष कहे हैं नाट्य स्तंभों के जब निर्माण होता है या उनको जब खड़ा किया जाता है तब ये दोष नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये दोष हो गए तो क्या होता है, अवृष्टि रुकता चलने वलने मृत्यु तो भयम कंपने पर चक्रातु भयम भवति दारुणम। वो कहते हैं कि चलने, अगर नाट्य स्तंभों की निर्माण चल रहा हो और उसमें चलन दोष आ जाता है तो अवृष्टि रुकता, अवृष्टि मने अकाल जो है वह होता है। और वलने, जब वह वलन दोष आ जाए तो मृत्यु तो भयम, मृत्यु से भय उत्पन्न होने लगता है या मृत्यु होने की भी संभावनाएं होती हैं। और कंपन हो जाए अगर उस स्तंभों में तो जो पर चक्रातु भयम, जो हमारे शत्रु हैं उन शत्रुओं से दारुणम यानी भयंकर भय होने की ही होती हैं। इसलिए इस स्तंभों की जब भी उत्पत्ति की जाए, जब इनका निर्माण किया जाए तब ये 3 प्रकार के दोष नहीं चाहिए। ठीक है, इन तीनों दोषों को याद कर लेना, चलन, वलन और कंपन, और इनका जो फल है वह फल भी हमें पता होना चाहिए। और फिर कहते हैं पुरोहितम नृपम चैव भोजयेन मधुपायसम कर्तृन्नपि तथा सर्वान कृसरम लवणोत्तरम। जब नाट्य स्तंभों की स्थापना हो जाए उसके बाद पुरोहित मतलब ब्राह्मण, नृप, इन सबको मधु पायसम या मधु और पायस माने खीर, इनसे इनका भोजन करवाना चाहिए। और क्या होता है, सर्वान कर्तृनपि, जो समस्त कारीगर हैं जो उस नाट्य मंडप या स्तंभ को जिन्होंने बनाया है उनको कृसरम लवणोत्तरम अर्थात नमक से मिश्रित
खिचड़ी जो है उस खिचड़ी को उनको खिलाना चाहिए। इस प्रकार से ये नाट्य मंडप का निर्माण हो गया। इसके बाद नाट्य स्तंभ जो हैं उनका भी निर्माण हो जाता है। फिर अब बात करते हैं इसके बाद रंगपीठस्य पार्श्वेतु कर्तव्यामतवारिणा चतुस्तंभ समायुक्ता रंगपीठ प्रमाणता। जब मैंने विकृष्ट जो नाट्य मंडप था उसके बारे में बताया था, तो ये जो है ये तो जो हो गया वह हो गया नेपथ्य, और इसमें इसके दो भाग करने पर ये जो होता है वह होता है रंगपीठ, और ये जो होता है वह होता है रंगशीर्ष। तो रंगपीठ जो होता है उसके दोनों तरफ ये जो होता है वह जो होता है वह मत्तवारिणी होता है। क्या कहलाती है? ये जो होती है वह मत्तवारिणी होता ही है। तो रंगपीठस्य पार्श्वेतु, तो रंगपीठ के पार्श्व दोनों पार्श्वों में कर्तव्या मतवारिणा, मतवारिणी को हमें बनाना चाहिए। और ये मतवारिणी कैसी होती है? तो चतुस्तंभ समायुक्ता, तो यह जो है वह 4 स्तंभों से युक्त होती है। और रंगपीठ प्रमाणता, और ये जो रंगपीठ है इसके प्रमाण के ही बराबर है वह होती है। तो ऐसी ये मतवारिणी के बारे में भी यहाँ पर भरत मुनि ने इसका वर्णन कर लिया। फिर क्या कहते हैं? पायसम तत्र दातव्यो स्तंभानाम कुशलेरध भोजने कृशराचेव दातव्या ब्राह्मणाशनम। अब कहते हैं कि जब इनके स्तंभों का निर्माण हो जाए तब निर्माण होने के बाद इसमें धातुओं, इसके स्तंभों के मूल में धातुओं को भी रखा जाता है। कौन सी धातुओं को रखना है? तो कहते हैं कि ब्राह्मण स्तंभ है, उस ब्राह्मण स्तंभ के मूल में जो रखना है वह कनक रखना है। इसके बाद क्षत्रिय जो स्तंभ है उस क्षत्रिय स्तंभ के मूल में जो रखना है वह ताम्र माने तांबे को रखना है। वैश्य स्तंभ जो है उस वैश्य स्तंभ के मूल में रजत यानी चांदी को रखना है। और शूद्र जो स्तंभ है उस शूद्र स्तंभ में आयस, क्या रखना है? आयस, आयस का मतलब होता है लोहा। इन स्तंभों के मूलों में उनके नीचे हमें इन धातुओं को रखना है। इसके बाद क्या है? पायसम तत्र दातव्य स्तंभानाम कुशले अधः। कुशले अधः मतलब कुशल व्यक्ति जो हैं, जो महात्मा हैं, उनके द्वारा स्तंभानाम अधः स्तंभों के नीचे पायसम खीर को दातव्य रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तो भोजन में ब्राह्मण आदि जो हैं उन ब्राह्मण आदि को भोजन में क्रशराहा, वहां पर हमें उन्हें क्रसर जो है वह देना चाहिए। इस प्रकार से यह जो बात हुई वह स्तंभ और स्तंभों के मूल में क्या रखना है, और स्तंभों के मूलों में ये सारी चीजें रखने के बाद हमें भोजन में ब्राह्मण आदि को क्या रखना है। इसके बाद रंग शीर्ष जो होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि रंग शीर्षस्तु कर्तव्य षट दारुक समन्वितः। ये परीक्षा में पूछा जाता है। षट दारुक समन्वितः भवति रंग शीर्ष रंगपीठ नेपथ्य। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि षट दारुक समन्वितः रंग शीर्षस्तु कर्तव्य। जो रंग शीर्ष होता है वह 6 दारुक से समन्वित होता है, हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, तो यहां तक रंग शीर्ष की बात हो गई। अब बोलते हैं कि रंग शीर्ष जो होता है वह कैसा होना चाहिए। ये प्रश्न बार बार नेट की परीक्षा में भी पूछा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, आप विगत भर्ती परीक्षाओं के पेपर देखें, जो पेपर लास्ट ईयर हुआ था मैंने दिया था उसको, और उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था और वास्तव में ये क्वेश्चन सही है। तो कहते हैं कि रंग शीर्ष कैसा होना चाहिए? तो कूर्म पृष्ठम न कर्तव्यम मत्स्य पृष्ठम तथैव च शुद्ध दर्शा तलाकारम रंग शीर्ष प्रशस्ते। तो रंग शीर्ष है वह कूर्म पृष्ठ मतलब कछुए की पीठ की तरह, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मत्स्य पृष्ठम, और मत्स्य माने मछली का जो शरीर होता है, पीठ होता है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। अपितु कैसा होना चाहिए? तो शुद्धादर्श तलाकार, जो शुद्ध कांच होता है, दर्पण होता है, उस दर्पण शुद्ध दर्पण की तरह रंग शीर्ष जो होता है वह
प्रशंसनीय होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो रंग शीर्ष है वह कैसा होना चाहिए, तो शुद्ध दर्पण की तरह जो होता है वह होना चाहिए, कुर्म पृष्ठ और मत्स्य पृष्ठ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इस रंग शीर्ष की भी स्थापना हो गई। अब इसमें जो है वह इस हमें अलग अलग दिशाओं में क्या करना है, तो हमें चारों दिशाओं में अलग अलग मणियों को भी स्थापित करना है। तो कहां पर, रत्नानि चात्र देयानी पूर्वे वज्र विचक्षणे, अर्थात पूर्व दिशा में हमें वज्र, पूर्व दिशा में वज्र जो है, ठीक है, वज्र का मतलब होता है हीरा, इसको हमें उसके मूल में रखना है, ठीक है, नाट्य मंडप के। इसके बाद होता है वैदुल्यम दक्षिणम पार्श्वे, और दक्षिण दिशा में जो है वह वैदुल्य मणि को स्थापित करना है। पश्चिम में स्फटिक, पश्चिम दिशा में स्फटिक को रखना है, और उत्तर दिशा में प्रवाल, प्रवाल का मतलब होता है मूंगा, इस मणि को रखना है। और मध्य तू कनकम भवेत, और उस रंग शीर्ष के मध्य बीचों बीच में कनकम, हमें क्या स्थापित करना है, सोने को स्थापित करना है। तो ये रंग मंडप जो है, रंग शीर्ष जो है, उसकी पूर्व दिशा में हमें वज्र माने हीरे को स्थापित करना है, दक्षिण में वैदुल्य मणि को, पश्चिम में स्फटिक मणि को, और उत्तर दिशा में प्रवाल माने मूंगा जो है उसको स्थापित करना है। और बीचों बीच जो है वह कनकम, जो कनक है, सोना है, उसको हमें स्थापित करना है। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब चतुरस्त्र, यहां तक जो थी वह विकृष्ट जो नाट्य मंडप था उसकी बात हो गई। अब जो बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं, वह ये कर रहे हैं चतुरस्त्र नाट्य मंडप। चतुरस्त्र का नाम जो है वह है वर्गाकृति, ठीक है। तो इसके नाट्य मंडप की बात करते हैं कि समस्तु कर्तव्य हस्तात् द्वात्रिंशद देवतु शुभ भूमि विभागस्त नाट्यज्ञे नाट्य मंडपम। वह कहते हैं कि हस्तात् द्वात्रिंशद देवतु, अर्थात 32 हाथ, समस्तु कर्तव्यो, अर्थात लंबाई और चौड़ाई समस्त जो है वह 32 हाथ की होनी चाहिए। ऐसा भूमि का शुभ विभाग करके नाट्यज्ञ, जो नाट्य मंडप के जानने वाले हैं, नाट्य लक्षणों को जानने वाले हैं, उन्होंने नाट्य मंडप के बारे में, चतुरस्त्र नाट्य मंडप के बारे में यह भूमि का माप कहा है। तो चतुरस्त्र जो नाट्य मंडप है वह, उसका परिमाण क्या होता है, तो 32 हाथ जो है, 32 हाथ लंबाई और 32 हाथ जो है वह चौड़ाई होती है। चतुरस्त्र नाट्य मंडप जो होता है उसको वर्गाकृति नाट्य मंडप भी कहते हैं। फिर इसके बाद जिस प्रकार से विकृष्ट नाट्य मंडप में रंग शीर्ष और ये सारी चीजें, मतलब भूमि का शोधन करना है, इसके बाद स्तंभों की रचना करनी है, इसके बाद भित्ति कर्म करना है, लेप करने हैं, ये सारी चीजें हैं वह इसमें भी हमें करनी ही है। तीसरा जो नाट्य मंडप है वह है त्रयस्त्र नाट्य मंडप। त्रयस्त्र त्रिकोण कर्तव्य नाट्य वेश्म प्रयुक्त भी मध्य त्रिकोण मेवास्य रंग पीठम तुकारियेत। अब कहते हैं कि नाट्य वेश्म, नाट्य मंडप के जो प्रयोग करता है, वह त्रयस्त्र त्रिकोण कर्तव्य, त्रयस्त्र नाट्य मंडप को त्रिकोण, 3 कोनों वाला कर्तव्य करना चाहिए। और मध्य त्रिकोण एवं अस्य रंग पीठम, और इसके बीच में ही 3 कोणों वाला रंग पीठ जो है उस रंग पीठ की कार्येत करना चाहिए। इससे थोड़ी सी बातें अपन ये देख लें कि एक तो नेपथ्य जो होता है वह नेपथ्य पर्दे के पीछे का स्थान, जहां पर पात्र जो तैयार होते हैं, साज सज्जा करते हैं, नेपथ्य कहते हैं। इसके बाद एक चीज और है कि रंग शीर्ष, रंग पीठ पर जो होता है वह मत्त वारिणी की रचना होती है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से नाट्य शास्त्र का दूसरा अध्याय है वह, उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें थी, इन सारी चीजों को आज हमने आज की क्लास के माध्यम से देखा। और इसके एमसीक्यूज जो प्रश्न है उसके साथ में अगले वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। और आप इस सारी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ नोट्स देखना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन जा करके तो नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगली क्लास के साथ